हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। रचना पीताम्बर की बात सुन मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देती है। शोभित महक के पास जाकर बोला, थैंक यू सो मच। महक कन्फ्यूजन में शोभित को देखते हुए बोली, मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया? शोभित महक की बात पर गहरी सांस लेकर बोला, तुमने ब्रो को जीना सिखा दिया। पहले उनसे किसी भी बात को शेयर करने में डर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों की फीलिंग को समझते हैं। महक तिरछी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए मन में बोली, क्या सच में दूसरों की फीलिंग को समझते हैं? तो मेरे भाई की फीलिंग क्या उन्हें धूल मिट्टी लगती है, जो उसे हमेशा हर्ट करते रहते हैं। फिर अपने ख्यालों से बाहर आ शोभित से बोली, मुझे थैंक यू कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपके भाई इतना ज़्यादा बदल कैसे गए। उनसे जाकर पूछ लीजिए और कंग्रेचुलेसन, बहुत जल्दी आपको शादी का लड्डू खाने को मिलेगा। शोभित महक की बात पर बस छोटी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिला देता है और कुछ देर बाद दामिनी वहां पर आती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे रात का डिनर कर रहे थे। निर्जला कुर्सी से खड़ी हो दामिनी के पास जाकर बोली, और आइएगा घूमने, हो सके तो शोभित और अदिति की शादी में जरूर आइएगा, लेकिन इस बार घर में आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। विप्लव अपना खाना छोड़ दामिनी के आगे आकर बोला, थैंक यू सो मच बुआ। आपके कारण मुझे पता चला कि मेरी बन्नी इस घर से कभी बाहर नहीं जाएगी, बल्कि मेरी भाभी बन जाएगी। अगर आपने ऐसा सीन क्रिएट नहीं किया होता तो शायद मेरा फट्टू भाई कभी भी नहीं बताता कि वो बन्नी को पसंद करता है। निर्जला और विप्लव के ऐसा कहने पर दामिनी अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे विला से बाहर चली जाती है। बाहर पहले से ही गाड़ी रेडी थी, जो उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाली थी, जिसमें बैठकर दामिनी वहां से निकल जाती है। सभी लोग अपना अपना डिनर कंप्लीट कर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अदिति विप्लव के पीछे पीछे अपने कमरे की तरफ जाते हुए विप्लव से बोली, वापी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विप्लव अदिति को इग्नोर करते हुए बोला, तुम मुझसे बात मत करो। तुमने मुझे नहीं बताया ना कि तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अदिति मासूम सा चेहरा बनाकर विप्लव से बोले, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सीनियर ने कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, और तुम्हें तो पता है ना, किसी का सीक्रेट बताना बैड मैनर्स होता है। विप्लव पलटकर अदिति को घूरते हुए बोला, क्या सच में? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कर रही हो और उससे बातें छुपा रही हो। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? अदिति क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोली, दोबारा कभी मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अगर सीनियर बोलेंगे तो भी नहीं छुपाऊंगी। आई प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। ये कहते हुए अदिति अपनी 2 अंगुलियों को क्रॉस कर लेती है। विप्लव अदिति की बात सुन कुछ देर सोचने के बाद बोला, एक शर्त पर मैं तुम्हें माफ करूंगा। शोभित ब्रो बहुत अच्छा सैंडविच बनाता है। सुबह के ब्रेकफास्ट मुझे वही सैंडविच खाना है। अगर तुम बनवा सकती हो तब जाकर माफ करूंगा, वरना भूल जाओ और गुड नाइट। इतना कहकर विप्लव अपने कमरे में जाकर दरवाजा अदिति के मुंह पर बंद कर देता है। अदिति विप्लव की बात को सोचते हुए मन में बोली, सैंडविच यम, मतलब कल मुझे सैंडविच खाने को मिलेगा, वो भी सीनियर के हाथ का। ये सोचते हुए अदिति का मुंह में पानी आने लगते हैं और अदिति एक्साइटमेंट में अपने कमरे की तरफ चली जाती है, ये सोचकर कि वो शोभित से इस बारे में कल सुबह बात कर लेगी। इधर मृत्युंजय का कमरा। महक कपड़े बदल कर बिस्तर पर आकर लेट जाती है। मृत्युंजय सोफे पर बैठा अपना काम करते हुए महक की तरफ देख कर बोला, महक। महक मृत्युंजय की बातों को इग्नोर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोने का नाटक करने लगती है।
मृत्युंजय महक को जवाब न देता हुआ देख कर बोला, महक मुझे पता है तुम जाग रही हो। इस तरीके से इग्नोर करना बंद करो, मुझे तुमसे काम है। महक मृत्युंजय की बात सुनकर भी अनसुना करके अपनी आंखें और मजबूती से बंद कर ब्लैंकेट पूरी तरीके से ओढ़ लेती है। मृत्युंजय लैपटॉप में टाइपिंग करते हुए धमकी भरी आवाज़ में बोला, अभी बात कर रहा हूँ ना, इसलिए इग्नोर कर लो, और अगर मैं उठकर आ गया तब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए जो बोल रहा हूँ उसे चुपचाप सुन लो। महक मृत्युंजय की धमकी देने पर भी उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिस पर मृत्युंजय अपना लैपटॉप जोर से बंद कर महक की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। मृत्युंजय महक के पास आ ब्लैंकेट हटाकर देखता है तो महक सच में चैन की नींद सो गई थी, क्योंकि दिन भर के काम के कारण वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे। मृत्युंजय के होठों पर एक न बयां करने वाली खूबसूरत से मुस्कान आ जाती है, जो शायद पहले कभी नहीं आई थी, और मृत्युंजय झुककर महक के माथे पर चूम लेता है और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करके कहता है, सच में बहुत नाराज़ हो मुझसे, लेकिन मैंने गलत इंटेंशन के साथ सुधांशु को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। आफ्टर ऑल वो मेरा साला है। लेकिन महक मृत्युंजय की बात का कोई जवाब नहीं देती। मृत्युंजय महक के गाल को खींचकर बोला, इस बार गलती मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर अगली बार तुमने मुझे इग्नोर किया ना तो मैं तुम्हें बहुत ज़ोर से काट लूँगा। इट्स माई प्रोमिस। और मृत्युंजय सारंग कभी झूठे प्रोमिस नहीं करता। इतना सोचते हुए मृत्युंजय लाइट ऑफ कर देता है और जाकर बिस्तर के दूसरी तरफ महक के बगल में आराम के साथ सो जाता है। कशिश और मीरा रात का डिनर करके कमरे में आ चुके थे। आज मीरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। कशिश मीरा के होठों के मुस्कान को देखते हुए बोला, इतनी खुशी सिर्फ एक झलक देखकर। मीरा कशिश की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपनी फैमिली से मिलने पर कैसी खुशी नहीं होती। कशिश मीरा के जवाब पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, फैमिली वालों को देखकर ही खुश हुई थी या फिर? मीरा कशिश की बात सुन उसे देखते हुए बोली, क्या आपने सुना नहीं? मेरे भाई ने क्या कहा? सुधांशु और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं। सुधांशु को आगे पढ़ना है तो उसके लिए बेहतर है कि मैं उसके पीछे ना जाऊं। कशिश ताली बजाते हुए बोला, इसे कहते हैं प्यार। अपने पार्टनर की खुशी के लिए अपनी सारी फीलिंग को सैक्रिफाइस कर देना। आई एम इम्प्रेस्ड। मीरा कशिश के कटाक्ष को सुनकर धीरे से बोली, आपका कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं पता आपने क्यों मुझसे शादी की, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया है कि इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है। कशिश तिरछी नज़र से मीरा को देखते हुए बोला, चलो अच्छी बात है। मैंने तुम्हें जितना बेवकूफ़ समझा तुम उतनी बेवकूफ़ और भोली नहीं हो, और तुमने बिल्कुल सही समझा। मेरा मकसद है जिसे पूरा होने से तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। मीरा कशिश को देखते हुए बोली, और मुझे उसी मकसद। कशिश तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मीरा सारंग, तुम तो जन्म से ही मेरे नाम हो, तो तुम्हारी जवानी को मैं किसी और के नाम कैसे होने दूँ? मीरा हैरानी और कंफ्यूज भरी नज़रों से कशिश को देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हो? कशिश अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम्हें क्या लगता है मृत्युंजय सारंग ने मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं किया? मृत्युंजय सारंग चुप क्यों रह गया? वरना वो तो चाहता तो तुम्हारे मुंबई आने के बाद ही तुम्हें मुझसे दूर कर सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को मेरी बॉडीगार्ड्स के साथ रिप्लेस कर दिया। मीरा हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए बोली,
क्या? भाई को हमेशा से पता था कि कशिश मीरा की बात को बीच में काट कर बोला, मिसाल फैशन इंडस्ट्रीज सुना है इस ब्रांड के बारे में? मीरा कंफ्यूजन में कशिश की तरफ देखने लगती है, जिस पर कशिश उस कमरे का लाइट ऑफ कर टीवी ऑन करता है जिसमें एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। मीरा उस प्रेजेंटेशन को देखने लगती है, जिस पर कशिश उसे पॉइंट करते हुए कहता है, ध्यान से देखो, इस नाम को तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ना? चलो मैं समझाता हूँ। मित्तल, सासारंग, अवस्थी, लूथरा, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? मीरा कुछ देर प्रोजेक्शन को देखती है और अपनी आंखें बड़ी कर कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब है कि मिसाल 4 कंपनियों से मिलकर बना है? लेकिन कशिश मीरा की बात को बीच में काट कर बोला, 2 कंपनियों का नाम नहीं है, सिर्फ लूथरा और सारंग फैमिली पार्टनरशिप में है। यही दिखाया जा रहा है, ठीक कहा ना? और इस गेम का मास्टरमाइंड तुम्हारे डैड राजेंद्र सारंग है। मीरा कशिश की बात सुन हैरानी से बोली, झूठ? मेरे डैड ऐसे फ्रॉड काम नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं मानती। आप झूठ बोल रहे हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, 2 परिवार की खुशियों को उजाड़ कर सारंग इंडस्ट्री खड़ा हुआ है, एक मेरे और दूसरा शेखर अवस्थी, मतलब तुम्हारी भाभी। मीरा की आंखों में नमी तैर जाती है और वो गुस्से में चिल्ला कर कहती है, मेरे भाई, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम जानबूझकर मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। कशिश मीरा के बात पर उसे घूरते हुए बोला, 20 साल पहले के रिकॉर्ड चेक करो, न्यूज़पेपर में देखो। मित्तल परिवार की बर्बादी और अवस्थी परिवार के आंसू तुम्हें नजर आ जाएंगे। मीरा पैनिक होने लगती है। कशिश मीरा के पास आकर कहता है, क्या हुआ? अभी तो सिर्फ आधी असलियत सामने आई है। सोचो, जब सुधांशु अवस्थी और तुम्हारे सो कोल्ड भाभी को इस बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? और सबसे ज़रूरी बात, सुधांशु अवस्थी नफरत करता है उन लोगों से जिनके कारण उन्हें ये मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। कशिश की बातों को सुनते हुए मीरा नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है तो कशिश कहता है, महक छोड़ कर चली जाएगी तुम्हारे भाई को। सुधांशु नफरत करेगा तुमसे, उसकी आंखों में तुमने सिर्फ अपने लिए सिंपैथी ही देखी ना, नफरत देखोगे जिन आंखों में कभी तुम अपने लिए प्यार देखती थी, उसमें सिर्फ तुम्हें नफरत नजर आएगी। इतनी नफरत कि तुम सहन नहीं कर पाओगे, सिर्फ नफरत करेगा वो। मीरा अपने कान पर हाथ रख जोर से चिल्लाकर बोली, चुप रहो, कोई मुझसे नफरत नहीं करता, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। कशिश बिना किसी भाव के मीरा को देखते हुए बोला, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, पूरे सारंग परिवार से, इतनी नफरत कि मेरी नफरत में तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जिंदगी भर जलेगा, समझी? मीरा नम आंखों से कशिश की तरफ देखने लगती है, जिस पर कशिश कहता है, टिक फॉर टॉक बेबी, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मीरा अपने दोनों हाथ जोड़ कशिश से बोली, मुझे नहीं पता कशिश क्या सही और क्या गलत है, लेकिन प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करो। एक बार सब कुछ ठीक से पता लगाने की कोशिश करो। मुझे पता है मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। कशिश मीरा के आंसुओं को इग्नोर करते हुए बोला, जिस अकेलेपन को इतने सालों से मैं अपने दिल में रखता हुआ आ रहा हूँ, कसम से इसका 2 गुना वापस करूँगा पूरे सारंग परिवार को। मीरा कशिश को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज़। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।